देखिए, हाँ, देखिए मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गुस्से के बारे में ना, जो भी मैं बात आपसे कर रहा हूँ ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है आपको लिटरेचर में कहीं चीज़ें इससे मुख्तलिफ भी मिलें, मगर चूंकि मैं एंगर मैनेजमेंट की वर्कशॉप फॉर्मली करवाता हूँ और मैंने उस सिलसिले में लिटरेचर को पढ़ा है, उसकी बेस के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुस्सा आना तो नेचुरल है, लेकिन लिटरेचर ये कहता है कि गुस्सा आना अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है। जैसे कोई ये कहे कि बीमार होना तो कुदरती है, लेकिन असल जवाब ये है कि अगर आपका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है तो फिर बीमार होना कुदरती है, अदरवाइज़ बीमार होना कुदरती नहीं है। अच्छा, ये बात समझने में ना बड़ी देर लगती है और बंदे को ये लगता है कि ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। देखिए, बात यह है कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अभी चूंकि सबसे एक एक करके जवाब लेना, कुछ सामने बैठे होते तो हम हाथ खड़ा कर या कुछ करा सकते थे। आप में से कितने लोग ये पसंद करेंगे कि वो खुश रहें कि नाखुश रहें? तो जवाब सबका आपका ये होगा कि खुश, जी हम खुश रहना पसंद करते हैं। आप में से अगर मैं सवाल पूछूं कितने लोग अमन चाहते हैं और कितने जंग, तो आप में से सबका जवाब ये होगा कि अमन। आप में से कितने लोग कन्फ्लिक्ट चाहते हैं और कितने लोग सेटलमेंट चाहते हैं, तो हर बंदा कहेगा सेटलमेंट। आप में से कितने लोग स्लीपलेसनेस चाहते हैं कि माइंडफुल स्लीप चाहते हैं, तो सब कहेंगे कि माइंडफुल स्लीप चाहते हैं। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि उनका दिल तेज तेज धड़क रहा हो बेचैनी में, या वो दिल सुकून से हो, तो आप सब कहेंगे सुकून से है। अगर इंसान गुस्से में हो तो ये सारी चीज़ें वो वाली हो रही होती हैं जो आप नहीं चाह रहे। इसका मतलब ये है कि जब, अच्छा, आप में से कितने लोग ये चाहते हैं, ये कहेंगे कि मुझे अल्लाह करे सारी दुनिया ये समझे कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। तो मैंने तो जब ये एक्सरसाइज की है, कोई भी कहता नहीं मैं तो नहीं ये चाहता कि लोग मुझे कहें कि मैं गुस्से वाला हूँ। अच्छा, फिर मैं उनसे आखिरी सवाल ये पूछता हूँ कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपको मज़ा आ रहा होता है या आप तंग हो रहे होते हैं? तो हर शख्स कहता है जी हम तंग हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम में से हर शख्स अमन चाहता है, चैन चाहता है, सुख चाहता है, सुकून चाहता है, बेचैनी बिल्कुल नहीं चाहता, कभी भी नहीं चाहता कि लोग उसको गुस्से वाला समझें, और उसको गुस्सा करने में मज़ा भी नहीं आता। इसके बावजूद फिर वो गुस्से क्यों होता है? ये क्वेश्चन है ना। तो वो इसके बावजूद क्यों गुस्से होता है? वो इसलिए, इसका मतलब ये है कि इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट गुस्सा होना नहीं है, इंसान की बेसिक ख्वाहिश गुस्सा होना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर उस पर कब्जा जमा लेती है। लिहाजा पहली बात, पता नहीं मैं इसको समझा सकूं कि ना, ये कहना कि मैं गुस्से में हूं, ये डिक्शन, ये स्टेटमेंट गलत है। हां, मुझे गुस्सा आया हुआ है, ये समझना जरूरी है। आपका इनर जो है वो गुस्सा नहीं है, आपका इनर पीस है, मगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट आकर आपको ओवर पावर कर लेती है। अब ये समझना है कि वो जो कोई चीज़ आपकी इंस्टिंक्ट को ऊपर से आकर ओवर पावर कर लेती है वो क्या है। इस सिलसिले में लिटरेचर ये कहता है कि जो भी शख्स, दो बातें मैं करूँगा समझाने के लिए, जो भी आदमी गुस्से में होता है, गुस्से के पीछे हमेशा एक फियर होता है। ये आप गौर कीजिएगा। मेरा बेटा जो है वो बाहर गया हुआ है, वो अभी तक आया नहीं। 8 बजे उसने आना था, 9 बज गए नहीं आया, 10 बज गए नहीं आया। अब उसके पीछे एक फियर है, लेकिन वो फियर जब अपनी शक्ल दिखाएगा तो वो एंगर की शक्ल दिखा लेगा। तो इसी तरह मैं बहुत सी आपको मिसालें दे सकता हूं। जब भी आप कभी भी गौर से देखिए, आपको जब भी गुस्सा आएगा, वो गुस्सा आपके पीछे एक फियर होगा, और जो फियर है उसके पीछे इनकैपेसिटी होगी। यानी एक तरतीब यूं है, गुस्से के पीछे हमेशा एक फियर होता है, और फियर के पीछे हमेशा एक इनकैपेबिलिटी, एक इनकैपेसिटी होती है। आप कुछ करने की अहलियत नहीं रख रहे, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, जिसकी वजह से आपको डर आया है, उस डर की वजह से आपको गुस्सा आया। एक तो ये एल्गोरिदम ढूंढना बहुत जरूरी है। अच्छा, और इसका मतलब यह है कि गुस्सा इज अ शैडो, गुस्सा इज अ कॉन्सिक्वेंस।
और आप कभी भी कॉन्सिक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते जब तक कि आप ओरिजिनल कॉज को चेंज ना करें। गुस्सा इज अ साया। आप कभी भी साये को छोटा या बड़ा नहीं कर सकते जब तक कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा ना करें। इसका मतलब है तुम गुस्सा ना किया करो, चुप करके बैठ जाओ, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कभी भी आप गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकते। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए तहम्मुल से सोचने की ज़रूरत है कि इस गुस्से के पीछे मुझे खौफ क्या है। और जब आपको ये पता लग जाए कि उसका खौफ क्या है, तो फिर आपको ये पता लग जाएगा कि ये काम करने के मैं काबिल नहीं हूं, इस वजह से मुझे ये खौफ है। लिहाजा गुस्से को शॉर्ट टर्म तो बहुत सारी चीज़ें ना, पानी पी लें, उठ गए तो बैठ जाएं, चुप कर जाएं, ये कर लें, हंसने लग जाएं, लाफ्टर थेरापी, एक्सरसाइज करने लग जाएं, ये शॉर्ट टर्म है, ये सारी पना। असल चीज़ ये है कि गुस्से पर गौर करना कि इसके पीछे खौफ क्या है और खौफ के पीछे इनकैपेसिटी क्या है। ये है असल में गुस्से का सही समझना। और जिस बंदे को ये पता लग जाए कि ये मेरी इनकैपेसिटी है और इसको मैं इस तरीके से एड्रेस कर सकता हूँ, तो इमीडिएटली उसका खौफ ख़त्म हो जाता है और फिर उसको गुस्सा नहीं आता। आप कभी सरकारी, हम यहाँ जब मैं मेडिकल ऑफिसर था तो कभी हमें ज़रूरत पड़ती थी सेक्रेटरीट में जाने की, सरकारी इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, तो जो सबसे मुश्किल आदमी होता था ना, वो जो बाहर चपड़ासी बैठा है, वो सबसे मुश्किल आदमी। और नहीं जी साहब अंदर नहीं जा सकते, नहीं जी सवेर देसी बैठे हुए हैं, वो उसने बहुत बदतमीजी करता था। अब अंदर जाते थे, दूसरे क्लर्क होता था, क्लर्क उससे ज़रा थोड़ा कि जी साहब जी थके पड़े हैं, फलाने पड़े, फिर सेक्शन अफसर होता। जब हम सेक्रेटरी के कमरे में जाते थे ना, तो सेक्रेटरी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आइए जी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आपने कहा ओके, अब वो काम करे ना करे, ओके हम इसको विल लुक इनटू इट। कभी भी गुस्से नहीं होता था कभी, इसलिए कि उसको कोई फियर नहीं था और इसलिए कि उसकी कोई इनकैपेसिटी नहीं थी, एवरीथिंग वाज एक्चुअली इन हिज कैपेसिटी। तो गुस्सा, तो हम एक तो ये बात ना फिलोसॉफिकली समझने की ज़रूरत है कि हम में से जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, उसको समझे कि इसके पीछे खौफ क्या है, और फिर ये देखे कि इस खौफ मुझे इस वजह से है कि क्या मैं नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। वो अक्सर कम्युनिकेशन के लैक करने की कैपेसिटी होती है, मगर बाज़-औक़ात वो और भी कैपेसिटीज़, इनकैपेसिटीज़ होती हैं जो हमें गुस्से की तरफ लेकर जाती हैं। एक तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि प्लीज़ आप याद रखिए कि गुस्सा जो है ना, वो प्राइम इमोशन है, प्राइम इमोशन। और बहुत से इमोशंस हैं, मसलन फियर, मसलन फ्रस्ट्रेशन, मसलन गिल्ट, मसलन शेमफुल होना। आप हैरान होंगे कि मसलन हैप्पीनेस, यानी जितने भी ये इमोशंस हैं ना, ये सारे इमोशंस, फ्रस्ट्रेशन, जितने मैंने आपको बताए हैं, ये सारे इमोशन जब एक हद से क्रॉस कर जाएं तो इनका प्राइम एंड रिजल्ट इमोशन गुस्सा है। यानी आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो अल्टीमेटली ये गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा यानी शर्मिंदा हैं, शेम में हैं किसी में, तो ये जब आप करते जाएंगे तो ये एंड में गुस्से में कन्वर्ट, यानी एंगर इज द प्राइम इमोशन विच इज रिजल्ट ऑफ ऑल अदर इमोशंस व्हेन दे क्रॉस अ लिमिट। मैंने आपको हैप्पीनेस का भी कहा था। आपने देखा होगा ना कि एक आदमी आया, उसने आपको एक लतीफ़ा सुनाया, आप हंसने लगे, एक और सुनाया, फिर हंसने लगे, एक और सुनाया, थोड़ी देर आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, बस कर। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी नानी कहा करती थी, हुण हंसी जाना है ना, हंसी जाना है, बहुता ना हंस, बहुता हंसेगा तो फिर रोएगा। तो मुझे पता नहीं इनको ये बात किसने बताई थी कि इवन हैप्पीनेस भी जब बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है तो उस पर भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। अलबत्ता जो थ्रेश होल्ड ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनी इमोशन इनटू एंगर है, वो थ्रेश होल्ड वेरी करता है। यानी खुशी से जो गुस्सा आएगा वो बहुत देर के बाद आएगा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन के बाद जो गुस्सा आएगा वो जल्दी आ जाएगा, जो फियर के बाद आएगा वो जल्दी आ जाएगा, जो इरिटेबिलिटी के बाद आएगा वो जल्दी आ जाएगा। तो जो प्राइम रिलेशन है ना, प्राइम जो उसका आउटकम है वो गुस्सा है। अच्छा, अभी तक मैं थोड़ी बातों को समेट लूँ। अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि प्लीज़ अपने जहन में आप लेके आइए कि आप कहें मैं तो हूँ ही गुस्से वाला, तो आपको बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, आप और मैं गुस्से वाले नहीं हैं। आप और मैं समंदर हैं, समंदर के ऊपर लहरें उठ रही हैं, वो लहरें गुस्सा है।
लिहाजा जिसके ऊपर लहरें उठ रही हैं वो वाला समंदर और वो जो सुकूत वाला समंदर है, वो दोनों समंदर एक जैसे हैं। समंदर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जो लहरें हैं ना ऊपर, वो असल में गुस्सा है। तो जो शख्स बहुत गुस्से में रहता है उसकी लहरें बहुत ज्यादा उठ रही हैं, मगर अंदर से वो उसी तरह का समंदर है जैसा कि एक खामोश समंदर है। पहली एक बात। तो दूसरी बात यह है, मैंने आपको यह बताई कि जिसको भी गुस्सा ज्यादा आता है उसके पीछे एक फियर है और फियर के पीछे एक इनकैपेसिटी है, और वो इनकैपेसिटी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है कहीं ये ना हो जाए। चूंकि मैं अपने बच्चे को के साथ कम्युनिकेट करके उससे अपना कहना नहीं मनवा सक रहा, इसकी वजह से मुझे डर है मेरे बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए मुझे उसके ऊपर गुस्सा है। यानी किसी भी बात को आप ट्रेस करेंगे तो आपको एंड में अपनी एक नाअहली नजर आएगी, एक नाअहलियत नजर आएगी। यहां आप एक सवाल मुझसे कह सकते हैं कि देखें हम आराम से बैठे हैं, कोई नाअहली नहीं है, बाहर से अचानक एक बंदा आया और उसने आकर कोई ऐसी बात कह दी कि उसने एकदम हमारे ऊपर तलातुम, तो आप कैसे कहते हैं कि जी आपकी अपनी इनकैपेसिटी है? देखिए मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि गुस्से का ट्रिगर हमेशा आउटसाइडर बाहर से होता है। गुस्से का ट्रिगर बाहर से होता है, लेकिन गुस्से के नतीजे में आपने क्या करना है ये आपकी अपने फियर और इनकैपेसिटी पर ही डिपेंडेंट है। हमने जब लास्ट टाइम एक वर्कशॉप करवाई तो मैंने जितने लोग पार्टिसिपेंट 30 एक बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कोई ऐसी बात बताइए कि अगर वो हो जाए तो आपको डेफिनेटली गुस्सा आएगा। तो एक शख्स ने ये कहा कि अभी अगर हमारे वर्कशॉप रूम में एक बंदा आ जाए और आके ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। एक और बंदे ने हाथ उठा के कहा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये आ जाए तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। एक और आदमी व्हील चेयर पर आया हुआ था, वो बैठा, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, मैं तो जानने की कोशिश करूंगा कि ये बंदा क्यों पूछ रहा है। उसको देख के एक बंदे ने कहा हाँ इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है, मुझे भी गुस्सा नहीं आएगा। तो यानी वहीं बैठे बैठे दो ग्रुप बन गए। किसी ने कहा कि हाँ जो बाहर से हमें गाली देगा आके तो हमें बहुत गुस्सा है, किसी ने कहा नहीं नहीं अगर कोई गाली दे रहा हो तो पता तो करेंगे वो क्यों गाली दे रहा है। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाहर के फैक्टर हमें ट्रिगर करते हैं तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन वो ट्रिगर इफेक्टिव हैं कि नहीं हैं इसका ताल्लुक उसी तरतीब से है जो मैंने आपसे अर्ज की है, जो कि फियर है और जो फियर के पीछे इनकैपेसिटी है। लिहाजा बाहर के फैक्टर को आप नहीं रोक सकते, बाहर का फैक्टर आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। गुस्से के लिए हमें अपने अंदर के मामलात को ही ठीक करना पड़ेगा, और वो अंदर के मामलात हम ठीक करेंगे तो हम गुस्से को कंट्रोल कर सकेंगे। अच्छा देखिए, ये गौर से सुनिएगा। अभी तक मैंने आपको ये बात कही थी कि जितने भी हमारे इमोशंस हैं वो एक ख़ास लाइन को अगर क्रॉस कर जाएं तो वो एंगर बन जाते हैं। अगर हम इस लाइन को बहुत दूर कर देंगे तो वो एंगर बनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उस हद तक जा ही नहीं सकेंगे। और अगर हम इस लाइन को करीब कर देंगे तो ज़रा सी बात के ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। मैं अगले 10 मिनट में बहुत ज़रा तवज्जो मुझे चाहिए, अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं तो प्लीज़ पूरी तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी थोड़ी डेलिकेट बात है कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से जावेद इकबाल जैद की निस्बत ज़्यादा गुस्से वाला है, या जिसकी वजह से नौरीन कम गुस्से वाली है और मैं ज़्यादा गुस्से वाला हूँ। यानी मेरा वो जो थ्रेशोल्ड है वो करीब है क्यों है और किसी और का दूर क्यों है, क्योंकि इसके समझने से ही हमें गुस्से के समझने का सारा हमें समझ में आएगा। देखिए, मैं 1 2 3 4 करके आपको फैक्टर बताता हूं जो कि एविडेंस बेस्ड हैं, जो डिटरमिन करते हैं कि मेरा थ्रेशोल्ड कहां है। आप सब लोग मेरे साथ हैं ना? यानी हम ये जानना चाहते हैं कि गुस्से के हिसाब से मैं दूसरे से मुख्तलिफ क्यों। ये हमें समझ में आ जाएगा तो हम अपनी उस लाइन को आगे पीछे एडजस्ट कर लेंगे। देखिए, लिटरेचर हमें यह कहता है कि जो सबसे की फैक्टर है जो डिटरमिन करता है कि मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है या जल्दी नहीं गुस्सा आ जाता, वो है एक बच्चे का अपनी मां के साथ बचपन में ताल्लुक। रिलेशनशिप ऑफ अ चाइल्ड विद मदर। अगर रिलेशनशिप ऑफ अ चाइल्ड विद मदर उसके अंदर कहीं प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दो तरह के हो सकते हैं। सबसे अहम प्रॉब्लम, बच्चे की हर बात को मान लिया जाए।
ये तो मेरा लाडला बेटा है, ये तो 8 साल के बाद पैदा हुआ है, मेरा ये तो 6 बहनों का अकेला भाई है, आखिर मैं कमाता किसके लिए हूँ? अगर मैं इसकी हर ज़रूरत पूरी नहीं करूँगा तो फिर मैं किसकी ज़रूरत पूरी करूँगा? जो मेरे बच्चे के मुंह से निकलता है मैं तो फ़ौरन पूरा करता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बच्चे ने मुंह से फरमाइश की हो मैं पूरा नहीं किया। ये वो बच्चा है जिसके साथ हमने बहुत जुल्म किया। इसके नतीजे में ये बच्चा जब एडल्ट बनेगा तो जिस वक्त इसकी कोई मर्जी के खिलाफ बात होगी, जिसका नाम हमने ट्रिगर किया है, तो ये इमीडिएटली अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसका आउटकम चाहेगा, मगर इंसिडेंटली उसका बॉस, उसकी बीवी, उसका पड़ोसी, उसका दोस्त उसकी मां नहीं है। और वो जो रिक्वायरमेंट अपनी मां से वो पूरी करता था वो उसको वहां नहीं मिलेगी, लिहाजा उसका थ्रेशहोल्ड बहुत लो होगा और वो एंगर में चला जाएगा। ये लिटरेचर बताता है कि वो तमाम लोग जो बड़ी उम्र के अंदर आकर जिनको जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, उनके पीछे और भी बहुत सी कॉजेज हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मगर प्राइमरी कॉज है रिलेशनशिप विद मदर। अच्छा, यहां एक बात बतानी बहुत जरूरी है कि मदर से मुराद एक्चुअल मां नहीं, एनीवन हु इज मदरिंग, विच मे बी his or her father, which may be his or her dadi amma or nani amma or dada abu or nana abu or maybe elder brother or anyone। यानी मदर से मुराद यहां वर्ब है कि जो उसको पैम्परिंग करने वाला। अगर हमने बच्चों की तरबियत में ये चीज ना शामिल की कि बेटा कुछ बातें तो तुम्हारी पूरी होंगी, कुछ बातें पूरी नहीं हो सकती, बच्चे को नो की सुनने की आदत हो लॉजिक की बेस के ऊपर, तो इस बच्चे का जो एंगर वाला थ्रेशोल्ड है वो काफ़ी दूर होगा। और अगर बच्चे की तरबियत के अंदर पैम्परिंग इस हद तक हो कि उस बच्चे ने कभी नो ना सुनी हो, तो ये बच्चा बड़ा सारी ज़िंदगी एक गुस्से वाला, और जिसको अनफॉर्चुनेटली हम समझते हैं ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, ये नर्चर की वजह से ये प्रीडिस्पोजिशन हुई है। एक बात, वो तमाम बच्चे जिनको बाकी बच्चों पर फौकियत दी जाए, और ख़ास तौर पे सबसे खौफनाक होता है ये मेरा बच्चा बड़ा लायक है, इसके 7 A's आए हैं, तो समहाउ हम उसको जो ना घर का डार्लिंग बच्चा अगर बना दें, तो वो बच्चा जो है फिर पूरे मुआशरे का डार्लिंग बनने की कोशिश करता है, लेकिन पूरा मुआशरा उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा होता। एक ये एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि माँ ने, या माँ से मुराद मदरिंग अगेन, यानी उसके अर्ली चाइल्डहुड के अंदर वो बहुत निगलेक्टेड रहा, उसकी कोई भी बात ना मानी गई। यानी एक तो था ना कि हर बात मानी गई, एक ये कि वो कुछ भी अपनी जाती यानी पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, अपनी इंडिविजुअलिटी डेवलप नहीं कर सका। ये भी वो है जिसका थ्रेशोल्ड बहुत नज़दीक होगा, और ये गालियाँ ये भी वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाया करेगा। तो ये सबसे अहम बात है कि, और इसीलिए हमारी बहुत सारी एफ़र्ट है, पिछले काफ़ी अरसे से मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी नातवा कि किसी तरीके से हम पेरेंटिंग की अहमियत, टॉप प्रायोरिटी ऑफ आवर यंग पीपल, और हमारे घरों के अंदर जो टॉप प्रायोरिटी है उसको, पेरेंटिंग को हम शामिल करें किसी तरीके से। हमें ये पता लगे कि ये जो बच्चा अल्लाह ताला ने तोहफ़ा हमें दिया है, इसके साथ हमने रिलेशनशिप किस किस्म का रखना है। 2 बातें मैंने बताई हैं, जिस बच्चे की कोई भी बात नहीं मानी गई और जिस बच्चे की सारी बातें मानी गई, और तीसरा ये है कि जिस बच्चे को हमने अपने पैरों पे नहीं खड़ा होने दिया। तुम बेटा तुम खुद ना करो। अच्छी माँ और अच्छे बाप वो है जिसने बहुत छोटे होते ही अपने बच्चों को ये कहा कि जब बाथरूम से आओ तो अपने टॉयलेट बेटा अपने खुद साफ़ करके जाना है, और जब तुम सो के उठो तो बिस्तर की चादर तुमने खुद तय करनी है। दूसरा, अपने जूते खुद पॉलिश करने हैं, और अपने ये घर में नौकरों की फ़ौज है, क्या ज़रूरत है इसको करने की जब अल्लाह ने इसको सब कुछ दिया हुआ है। तो ये वो बच्चा है जिस बच्चे का थ्रेशहोल्ड बहुत करीब होगा, और ज़रा सा एक्सटर्नल ट्रिगर आएगा तो एकदम इसको गुस्सा आ जाएगा। ये पहला फैक्टर है, रिलेशनशिप विद मदर। दूसरा जो अहम फैक्टर है उसको हम कहते हैं पोजेसिवनेस, और ये पोजेसिवनेस भी बेसिकली इसकी भी रूट जो है वो पेरेंटिंग से जाके मिलती है। ये मेरा पेन है, ये मेरी ऐनक है, ये मेरी अम्मी है, ये मेरा ओहदा है, ये मेरा नाम है, ये मेरा ख़ानदान है, ये मेरा फेथ है, ये मेरा यानी पोजेशन, जितना ज़्यादा बंदा पोजेसिव होगा ना चीज़ों के बारे के अंदर,
जितना, और ये पोजेसिव वही होगा जो बॉडी लेवल पर होगा। अगेन वो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, जिसके नज़दीक चीज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा होगी, जो इस बात पे कहेगा मेरी नई गाड़ी के ऊपर स्क्रैच लगे। मैंने देखा इस तरह के वहमी लोग होते हैं गाड़ियों के सिलसिले में, कि वो हमारा एक दोस्त है, तो उसकी बेगम हमारी बड़ी अच्छी बहन थी, तो वो कभी कभी गाड़ी के सिलसिले में उनका वो पोजेसिव हो जाते, तो वो कहते थे कि जावेद भाई ये जो गाड़ी है ना, ये इंसानों की खिदमत के लिए यानी बनाने वालों ने बनाई है, लेकिन हमें ये लगता है कि हम इस गाड़ी की खिदमत के लिए बनाए गए हैं। तो उतना शैम्पू मैं अपने बालों पे नहीं इस्तेमाल हुआ मेरे, जितना मेरे खामद ने इस गाड़ी को हर हफ्ते साफ़ करने के ऊपर लगा दिया है। यानी कुछ लोग चीज़ों के बारे में, मेरी गाड़ी पे निशान कैसे लग गया, ये मेरा यूं क्या कर दिया। तो ये पोजेसिवनेस जो है ना, ये हमेशा हमारे थ्रेशोल्ड को करीब करती है। तो हमें इस बात को लर्न करना चाहिए कि कैसे हम चीज़ों से इंटेंगल होना, डिसइंटेंगल चीज़ों के साथ हम हों, चीज़ें हमें लोगों से ज़्यादा प्रायोरिटी में ना हो। एक बात मदर से रिलेशनशिप, दूसरा मैंने आपको बताया है पोजेसिवनेस, और तीसरा है रिजिडिटी ऑफ द थॉट। जो मैंने कह दिया वो सही है। आपने देखा होगा आर्गूमेंट में बाज़ लोग होते हैं ना, अड़ जाते हैं, उनको पता भी लग जाए ये गलत है मगर अड़े रहते हैं। कभी आपने ये बात देखनी है तो हमारे जो टॉक शोज होते हैं आप उसमें जाकर देख लें, रिजिडिटी। तो जो लोग रिजिड होते हैं बहुत ज़्यादा, बात के अंदर दूसरे को ये गुंजाइश नहीं देते कि यार दिस मे बी अनदर वे ऑफ थिंकिंग, जो मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं कि यही ठीक हो। तो जिनके जो रिजिड बहुत ज़्यादा होते हैं उनका भी ये प्रॉब्लम होता है कि उनका भी थ्रेशोल्ड जो है वो बहुत करीब होता है। और चौथी बात यह है कि वो लोग जिनके अंदर एक जेलसी का एलिमेंट होता है। मैंने जो 4 बातें बताई हैं, रिलेशनशिप विद मदर डिटर्मिन्स कि हमारा थ्रेशोल्ड कहाँ है। यानी मैं ये बता रहा हूँ कि हम गुस्से के लेवल में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, उस सिलसिले में हमें ये बताया गया है कि ये 4 चीज़ें हैं। एक तो रिलेशनशिप और मदर बचपन में क्या रहा, अनफॉर्चुनेटली या इंसिडेंटली वो तो जो होना था हो गया। नंबर 2 मैंने आपको बताया पोजेसिवनेस, नंबर 3 मैंने आपको बताया रिजिडिटी, और नंबर 4 जेलसी। अगर हमें किसी और की खुशी देख करना हमें लग रहा है कि इसकी खुशी असल में ये मेरा नुकसान हो रहा है, किसी के फ़ायदे को हम अगर अपना नुकसान समझने लग जाएंगे तो ऐसे शख्स को बहुत गुस्सा आ जाएगा। बैठे बैठे उसको खुद नहीं पता चल रहा होगा कि किसी की तरक्की को देखकर उसको 3 दिन से उसकी नींद क्यों उड़ी हुई है, उसको क्यों परेशानी हो रही है। तो ये 4 मेन फैक्टर हैं जो हमारे इस थ्रेशोल्ड को इसके करीब हमें हमारे थ्रेशोल्ड को बहुत नैरो कर देते हैं, और बहुत जल्दी हमारे इमोशंस जो हैं वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं